ये कहानी है शकुंतला की। शकुंतला अपने पति दिलीप और अपनी सास के साथ दिल्ली में रहती है। शकुंतला के पति दिलीप की दवाइयों की दुकान थी। उसकी दुकान चलती भी खूब थी। शादी के 4 साल हो गए थे, लेकिन शकुंतला की गोद नहीं भरी थी। इसलिए दिलीप और उसकी माँ किसी न किसी बहाने शकुंतला को ताने दिया करते। शकुंतला बेचारी क्या करती, उनके ताने सुनती और भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। शकुंतला गर्भवती हो गई, लेकिन उसे ये बात तब पता लगी जब वो 3 महीने की गर्भवती थी। शकुंतला ने जैसे ही अपने पति दिलीप को खुशी खुशी ये बताया कि वो गर्भवती है, तो खुश होने की बजाय उसने अपनी पत्नी से बहुत ही अटपटी बात कही। उस समय दिलीप की माँ भी वहाँ मौजूद थी। देख शकुंतला, है तो ये खुशी की बात कि तू गर्भवती है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि तुझे तो पता नहीं है कि तेरे पेट में क्या पल रहा है। मेरा मतलब है कि वो लड़का है या लड़की। उससे क्या फर्क पड़ता है? ये क्या बावली जैसी बातें कर रही है? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उसी से पड़ता है। असल में दिलीप और उसकी माँ को औलाद तो चाहिए थी, लेकिन वो औलाद लड़के के रूप में उन्हें चाहिए थी। देख शकुंतला, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे होगा तो लड़का ही। क्योंकि हमारे खानदान में पहली औलाद सबको लड़का ही हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन लड़का या लड़की तो भगवान के हाथ में है ना। किस दुनिया में रहती है तू? हाँ, अरे सब अपने हाथ में है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टेस्ट करवाना होगा। अरे ये हमारा पहला बच्चा है। इतनी मन्नतों के बाद भगवान ने मेरी गोद भरी है और आप लोग ऊल जलूल बातों में लगे हैं। लेकिन ना तो दिलीप ने शकुंतला की बात सुनी और ना ही दिलीप की माँ ने। शकुंतला का टेस्ट करवाया गया और जिस बात का शकुंतला को डर था वही हुआ। उसकी कोख में लड़की थी। दिलीप और उसकी माँ का ये सुनकर मूड खराब हो गया। जब वे घर लौटे तो दिलीप के हाथ में एक दवा थी। उसने वो दवा शकुंतला को दी। क्या है ये? दवा है, खा ले। दवा? किस बात की दवा? बच्चा गिराने की। हमें नहीं चाहिए लड़की, तू इसे खा और खेल खत्म कर। आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझे हत्या करने को कह रहे हैं? बोल नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ, चल फटाफट इसे खा ले। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। शकुंतला के बार बार मना करने से दिलीप ने उसे खींचकर एक चांटा मारा। वो बेचारी दूर जा गिरी। उसका सिर दीवार से जा लगा और खून बहने लगा। कुछ लोगों को प्यार पसंद नहीं है, उन्हें हर बात में लात चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही शायद वो कहावत बनी है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं मारूंगी। ये सब सुनकर इस बार दिलीप की माँ का गुस्सा भड़क गया। दिलीप, लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। इसे निकाल दे, घर से निकाल दे। यहाँ भरपेट खाना मिल रहा है ना, इसलिए इसके बोल ऐसे फूट रहे हैं। जब बाहर भूखी प्यासी भटकेगी ना, तब इसे आटे दाल का भाव पता चलेगा और ये खुद ब खुद उस बच्ची को गिरा देगी। दिलीप ने शकुंतला को घर से निकाल दिया। जिस पत्नी को वो 7 वचन देकर अपने घर लाया था कि उसे हमेशा खुश रखेगा, उसका हमेशा ध्यान रखेगा, उसने न सिर्फ उन वचनों का मजाक उड़ाया, बल्कि पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। गर्भवती शकुंतला को अब कोई आसरा नहीं था। वो बस सड़क पर चली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएगी। अब तो रात भी हो गई थी। एक तो वो गर्भवती थी, दूसरा लगातार चलने के कारण थक भी गई थी। थक हार कर वो एक फ्लाईओवर के नीचे बैठ गई। वहाँ पहले से भी कुछ भिखारी और मजदूर बैठे हुए थे। वो भी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में वो वहीं लेट गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। अब तो उसे जोरों की भूख भी लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपनी अजन्मी बेटी से बात करने लगी। तुझे भूख लगी है तो चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, तुझे भूखा नहीं रहने देगी। मैं कुछ न कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये कहकर शकुंतला खड़ी हुई। वो सामने के ट्रैफिक सिग्नल पर गई। उस समय रेड लाइट हो चुकी थी, इसलिए कई गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी। वो एक लाल कार के पास गई और उसे अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। गाड़ी वाले ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उससे कहा, क्या कर रही है तू? चल भाग यहाँ से। साहब, आपकी गाड़ी में बहुत धूल जम गई है, उसे पोंछ रही हूँ। बदले में 2 पैसे दे दीजिएगा साहब, 2 रोटी खा लूंगी। ये क्या जबरदस्ती है? हाँ, मुझे नहीं करवानी अपनी गाड़ी साफ। दूर हटो मेरी गाड़ी से। सुबह से शाम हो गई। भूखी प्यासी शकुंतला 2 रोटी की आस में ट्रैफिक के पास खड़ी गाड़ियों को साफ करने का असफल प्रयास करती रही।
लेकिन ना तो किसी ने उससे अपनी गाड़ी साफ करवाई और ना ही उसकी झोली में किसी ने 1 रुपए भी डाले। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था। उसे अपने से ज्यादा अब उस बच्ची की चिंता हो रही थी जो उसके गर्भ में थी। कल से कुछ नहीं खाया है, ऐसे भूखी रहूंगी तो मेरी प्यारी सी बच्ची पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हे ईश्वर, तू तो कम से कम मदद कर। तेरी ही मर्जी से ये बच्ची आई है ना, कुछ तो दया दिखा ईश्वर, कुछ तो दया दिखा। वो ये सोच उसकी नजर कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर पर गई। वहाँ बहुत भीड़ थी। वो भी वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि कुछ भक्त लोगों ने भंडारे का आयोजन किया था। वहाँ लोगों को पूरी सब्जी खिलाई जा रही थी। वो बेचारी भी लोगों की लाइन में खड़ी हो गई। बहुत देर खड़ा रहने के बाद उसकी बारी आई। उसने अपनी प्लेट में पूरी सब्जी ली और खड़ी खड़ी ही खाने लगी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सब खा लिया। लेकिन उसकी भूख अब भी नहीं मिटी थी। वो और खाना चाहती थी, इसलिए फिर से लाइन में लग गई। बहुत देर बाद उसकी बारी आई। उसने भरपेट खाना खाया और फिर से उसी फ्लाईओवर के नीचे सोने आ गई जहाँ कल वो सोई थी। अब तो सो जा बेटी, आज माँ ने बहुत देर भूखा रखा ना तुम्हें। देख, अपनी माँ से नाराज मत होना तू। शकुंतला सोने की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि कल का दिन फिर नई चुनौती लेकर आएगा और सबसे बड़ी चुनौती होगी भूख। अब हर दिन तो भंडारा होगा नहीं जहाँ जाकर वो अपनी भूख मिटा ले। अगले दिन उसने कुछ और काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं हुआ। पूरा दिन उसका काम की तलाश में निकल गया। बीच में उसे जब भी भूख लगी, उसे जो भी पास में नल दिखा वहाँ उसने पानी पी लिया। कब तक मैं इस मासूम को पानी पिलाती रहूंगी? वो भी तो बेचारी मेरी तरह भूखी है। काश पानी पीकर गुजारा चलता तो कितना अच्छा होता। शाम को जब वो थकी हारी सड़क पर चली जा रही थी तो उसकी नजर एक नई बनती हुई बिल्डिंग पर गई। वहाँ कई सारे मजदूर काम कर रहे थे। उसने ठेकेदार से अपने लिए काम मांगा। ठेकेदार ने उसे ईंट ढोने का काम दे दिया। गर्भवती शकुंतला अपनी बच्ची के लिए ईंट ढोने जैसा मुश्किल काम भी उस हालत में करने को तैयार हो गई। कितनी गर्मी है, मेरे चलते मेरी कोख में पल रही बच्ची को भी धूप झेलनी पड़ रही है। एक दिन जब वो अपने माथे पर ईंट लेकर जा रही थी तो उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। सभी उसे लेकर अस्पताल गए। वहाँ डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इस हालत में अगर वो काम करेगी तो उसकी और उसकी बच्ची दोनों की जान को खतरा है। उसका काम छूट गया। एक बार फिर से उसके सामने भूखे रहने की समस्या आ गई। फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई मैं। फिर से नन्ही सी जान को क्या खिलाऊंगी मैं, ये सवाल आकर खड़ा हो गया है। हे भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? बोलो कहाँ जाऊँ? लेकिन शकुंतला ने हिम्मत नहीं छोड़ी। भारी काम करना उसे मना था, लेकिन कुछ काम तो बैठे बैठे वो कर सकती थी। उसके पास कुछ पैसे पड़े थे। उसने कुछ सब्जियां खरीदी और उसे बेचने लगी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। थोड़े समय पर उसने एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले ली। इस बीच उसके प्रसव का समय आ गया। उसने बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका प्यार से नाम खुशी रखा। खुशी जब 6 महीने की हुई तो शकुंतला को पता लगा कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं कि वो दोबारा शादी कर रहा है, दुख इसलिए कि वो फिर से किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की सोच रहा है। शकुंतला ने अपने पति और सास को सबक सिखाने का सोचा और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से अपनी सारी कहानी बताई। पुलिस तुरंत ही दिलीप के यहाँ पहुंची और उसे गिरफ्तार कर ले जाने लगी। अरे भाई, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हमने क्या किया है? दुष्ट आदमी। हाँ, गर्भवती पत्नी को लड़के के लिए भूखे प्यासे सड़क पर छोड़ दिया और पूछ रहे हो हमने क्या किया? थाने चलो, वहीं जाकर सब बताते हैं। दिलीप और उसकी माँ के ऊपर केस चला। उन्हें सजा हो गई। वो आज भी जेल में है। शकुंतला की दुकान आज और भी बड़ी हो गई है। उसकी बेटी अब 2 साल की है। उसने अपनी उस दुकान का नाम अपनी बेटी के ही नाम पर रखा है, खुशी स्टोर। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन और इतनी बड़ी खुशी लाने के पीछे तो खुशी का ही हाथ था। शकुंतला ने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी बच्ची को दुनिया में लाने का, बिना ये परवाह किए कि आगे क्या होगा। बच्चियों से ही दुनिया की रौनक है। वही माँ है, वही बहन है, वही देवी है। उनका सम्मान करें। अंकित पूरे 2 साल बाद अपने गांव जा रहा था। वो बहुत ही खुश था। उसे अपने गांव जाने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो 2 साल बाद रितु से मिलेगा। रितु, उसकी प्रेमिका। वे दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अंकित पुराने दिनों में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी।
तीखी तीखी झालमुड़ी। झालमुड़ी वाला अंकित के पास आकर उससे पूछता है, बाबू साहब झालमुड़ी बना दो क्या? एकदम मसालेदार, एक बार खाएंगे तो फिर से खाने का मन करेगा। झालमुड़ी वाले की बात सुनकर अंकित उसका चेहरा देखने लगा और उसे कुछ याद आने लगा। भैया थोड़ा सा और तीखा बनाओ ना, ये तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। रितु, तुम्हारी आंख और नाक दोनों से पानी आ रहा है और तुम तीखे की बात कर रही हो। झालमुड़ी वाले ने थोड़ा और तीखा डाल दिया। खाने के बाद रितु को इतना तीखा लगा कि उसका मुंह जलने लगा। अंकित बहुत तीखा लग रहा है, मुंह जल रहा है। अंकित पुरानी बातों को सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो रितु कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो रितु, जानती हो मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? याद है 2 साल पहले हम मेले में जो गए थे और झालमुड़ी खाई थी तो तुम्हें कितना तीखा लग रहा था। तुमने 1 बोतल पानी तो पिया ही, उसके बाद जलेबी भी खाई। सब याद है अंकित, सब याद है। तुम बस जल्दी से आ जाओ। इस बार फिर से मेला लगा हुआ है। हम उस मेले में जाकर फिर से घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे। बस थोड़ी देर और, हाँ मेरी ट्रेन पहुंचने ही वाली है। ये कहकर रितु ने फोन रख दिया। अंकित फिर से रितु की यादों में खो गया। उसे हर वो पल याद आने लगा जो वो रितु के साथ बिताता था। वो गांव का तालाब जहाँ वो घंटों बातें किया करते थे। वो आम का पेड़ जिस पर से ना जाने कितनी बार उसने रितु को आम तोड़कर खिलाए थे। वो छिप छिप कर दोनों का साइकिल पर घूमना और नई दुनिया के सपने देखना। अरे कैसे नहीं मानेंगे बाबूजी, क्या कमी है तुम में? इतने सुंदर हो, मेरा ख्याल रखते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, वो जरूर मान जाएंगे। और अगर ना माने तो? तो मैं तुम्हारे साथ साइकिल पर बैठकर भाग जाऊंगी। अंकित उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा, लेकिन हंसी हंसी में आज उसने एक बहुत गहरी बात कही। रितु, हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन सिर्फ प्यार के सहारे जीवन कैसे चलेगा? अरे प्यार से ही तो जीवन चलता है। वो तो ठीक है रितु, लेकिन मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? तुम्हारी जरूरत की चीजें कैसे दिलाऊंगा? रितु ने कुछ देर उसकी ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। मुझे तो तुम्हें बहुत सारी खुशी देनी है। तुम्हारी मांग को चांद तारों से सजाना है। इसके लिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, फिर अच्छी सी नौकरी करनी होगी। शहर का नाम सुनते ही रितु का चेहरा पीला पड़ गया। वो उदास हो गई। तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, फिर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं शहर जाकर मुझे भूल गए तो? भला सांस लेना भी कोई बोलता है क्या? तुम तो सांस हो मेरी रितु। ये कहकर अंकित ने रितु को गले से लगा लिया। अगर मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हमें साइकिल पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बाबूजी खुशी खुशी हमारी शादी को तैयार हो जाएंगे। फिर सोचो कितनी धूमधाम से मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। अंकित ने हर तरह से रितु को समझाया। वो समझ तो गई, लेकिन उसका दिल अंकित के जाने से बहुत उदास हो गया। वो हर पल उसी के बारे में सोचती रहती। हालांकि दोनों हर दिन फोन पर बातें करते, फिर भी दोनों को बहुत अधूरा सा लगता। इस बीच अंकित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी नौकरी भी लग गई। अब वो रितु के बाबूजी से उसका हाथ मांग सकता है। यही सोचता सोचता अंकित जा रहा था। कुछ देर बाद उसके गांव का स्टेशन आ गया। वो ट्रेन के दरवाजे पर सामान लेकर खड़ा हो गया। तभी उसे रितु दिखाई दी। उसे देखकर अंकित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ट्रेन के रुकते ही जैसे ही अंकित ट्रेन से उतरा, रितु ने उसे गले से लगा लिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अंकित, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे सब घूर रहे हैं हमें। घूरने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस तुम मेरे सीने से लगे रहो। अंकित रितु के साथ बातें करता हुआ स्टेशन से बाहर आ गया। स्टेशन के बाहर खड़े रिक्शे में दोनों बैठे और बातें करते हुए जाने लगे। इस बीच अंकित ने नोटिस किया कि वो रिक्शे वाला बार बार पीछे घूमकर उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। उसने ये महसूस किया कि आने जाने वाले लोग भी उसे घूरते हुए देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रितु, तूने ये नोटिस की? लोग मुझे अजीब सी नजरों से घूर घूर कर देख रहे हैं। अरे घूरने दो उन्हें, ये जमाना हमेशा से ही प्रेमियों को घूरता है। वो ये बोल ही रहा था कि एक बार फिर से रिक्शे वाला पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। इस बार अंकित ने उसे जोर से डांट दिया। आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बार बार पीछे मुड़कर हमें क्यों देख रहे हैं? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़की? हाँ लड़की। अब आराम से आगे देखकर चलाइए, नहीं तो हम दोनों रिक्शे से उतर जाएंगे। रिक्शे वाले ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच रितु का घर आ गया। अंकित ने उसे वहीं छोड़ा और कल मिलने का वादा किया।
फिर वो अपने घर आ गया। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। कितना पतला हो गया रे तू, शहर में खाता पीता नहीं था क्या? खाता तो था माँ, लेकिन तेरे हाथ का खाना वहाँ कहाँ मिलता। अब आ गया हूँ, तू जी भर के मुझे खिलाना। हाँ, और हाँ, कल हम रितु के यहाँ जाएंगे। रितु के यहाँ? हाँ माँ, देखो अब मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। जल्दी से जल्दी रितु से शादी करके उसे और तुम्हें शहर लेकर चला जाऊंगा। अंकित की बातों को सुनकर उसकी माँ को एक झटका सा लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता था कि अंकित और रितु एक दूसरे को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंकित को वो सच्चाई बताने की जिसे सुनकर अंकित अपना धैर्य खो सकता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अंकित को वो बात बता ही दी। बेटा, रितु अब जीवित नहीं है। तुम्हारे जाने के 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। मौत? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुम शहर चले तो गए, लेकिन तुम्हारी याद उसे हमेशा आती रही। उसे न खाने की सुध होती और न पहनने की। वो तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करती। एक दिन जब वो उसी तालाब के पास बैठी थी जहाँ तुम दोनों अक्सर मिला करते थे, वहाँ पता नहीं कहाँ से एक सांप आ गया। वो बेचारी तुम्हारे ख्यालों में डूबी हुई थी। सांप को देखकर वो जब तक भागती, सांप उसे काट चुका था। उसकी तत्काल मौत हो गई। माँ, मेरी रितु जिंदा है। वो अभी अभी तो मुझे स्टेशन पर लेने आई थी। मैं कल उससे मिलने भी वाला हूँ। अंकित की माँ बार बार कहती रही कि रितु मर चुकी है, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अगले दिन उससे मिलने निकल पड़ा। अंकित की माँ भी उसके पीछे पीछे गई। उसने देखा कि अंकित उसी तालाब के पास गया है जहाँ वे दोनों अक्सर मिला करते थे। उसकी माँ ने देखा कि वो हंस हंस कर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वो जिससे बातें कर रहा है वो उसे नहीं दिख रही थी। वो समझ गई कि जरूर ये रितु का भूत है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। वो कह रही थी कि तुम मर गई हो। अंकित, माँ सही कह रही थी। मैं अब जिंदा नहीं हूँ। सांप के काटने से मेरी मौत हो गई है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अंकित को भी अब पता लग गया था कि रितु नहीं है, लेकिन वो ये सच स्वीकार नहीं करना चाहता था। वे दोनों पहले की तरह ही घूमते बातें करते, लेकिन अब गांव में सभी अंकित को पागल समझने लगे थे। एक दिन अंकित की माँ के गुरुजी उनके घर आए। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे। अंकित की माँ ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुनकर गुरुजी चिंतित हो गए। उन्होंने उसी समय अपने मंत्रों और अपनी शक्ति के द्वारा रितु की आत्मा को वहां बुलाया। देखो रितु, हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारी और अंकित की दुनिया अलग है। तुम मृत हो और वो जीवित है। यह मिलन संभव नहीं है। अगर तुम इसी तरह अंकित से मिलती रही तो लोग उसे बहुत जल्द पागल साबित करके पागल खाने भेज देंगे या उसे गांव से निकाल देंगे। क्या तुम्हारा प्यार तुम्हें ये करने की इजाजत देगा? क्या तुम अंकित को तकलीफ में देखना चाहोगी? गुरुजी की बात सुनकर अपने प्यार की खातिर रितु हमेशा के लिए चली गई। हालांकि उसका प्यार इस जन्म में अधूरा ही रह गया। दूसरी ओर अंकित ने भी पूरी जिंदगी शादी नहीं की। वो रितु को ही अपनी पत्नी मानकर जीता रहा। ये कहानी है राजनगर की। राजनगर में इन दिनों भूतिया काले बंदर का आतंक मचा हुआ है। वो कब और कहां से आता किसी को पता नहीं, लेकिन जब भी आता वो तबाही मचा देता। 10 फुट ऊंचा वो काला बंदर बहुत ही भयानक दिखता था। बड़े बड़े उसके पंजे बहुत ही खतरनाक थे। उसके दांत तो ऐसे थे जैसे कि नुकीले पत्थर हों। जब वो गुस्से में चीखते हुए जमीन पर चलता था तो ऐसा लगता था कि भूकंप आ गया हो। मार डालूंगा सबको मार डालूंगा। ये कहकर भूतिया बंदर ने 2 आदमियों को एक साथ उठा लिया और अपने नुकीले दांत से उनको खाने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कोई बचा लो भाई, अरे कोई तो बचा लो इस भूतिया काले बंदर से। मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं हूँ भूतिया काला बंदर। तुम दोनों जाओगे मेरे पेट के अंदर। भूतिया बंदर किसी की दुकान में आग लगा देता तो किसी की सब्जी का ठेला पलट देता। कभी किसी को उठाकर नीचे पटक देता तो कभी नुकीले पंजे से किसी को घायल कर मार देता। अरे इसने तो मेरी दुकान में आग लगा दी। सारा सामान जल के खाक हो गया। अब मैं कहां से लाऊंगा इतना सारा सामान? भैया, इसने तो मेरा ठेला ही पलट दिया। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। अब मैं कहां से और क्या खिलाऊंगा अपने परिवार को?
अब तुम्हें उनकी चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। 4 महीने पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है। 4 महीने पहले की बात है। शाम का समय था, बाजार लगा हुआ था। उसी दिन सबसे पहले भूतिया बंदर लोगों को दिखाई दिया था। आलू ले लो, प्याज ले लो, शिमला मिर्च ले लो, फूल गोभी ले लो, फूल गोभी। पूरा बाजार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। कोई सब्जी ले रहा था तो कोई कपड़े, तो कोई घर के लिए कुछ और सामान। तभी लोगों को किसी जानवर के चिंघाड़ने की आवाज आई। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही भूतिया बंदर वहां आ गया। लोगों ने आज तक इतना विशाल बंदर नहीं देखा था। उसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। अरे ये कैसा बंदर है? आज तक मैंने इतना बड़ा बंदर तो नहीं देखा। मुझे तो इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। कहीं ये हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे। कुछ लोगों ने थोड़ा साहस दिखाया और उन्होंने काला बंदर को पत्थर उठाकर डराने की कोशिश की। ए काले बंदर, भाग भाग यहाँ से, नहीं तो पत्थर से मारकर तेरा बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि इसके बदले में भूतिया काला बंदर उनकी जान ले लेगा। भूतिया काले बंदर ने उन सभी को मार दिया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद तो भूतिया काला बंदर कभी भी आ जाता और लोगों को परेशान करता, उन्हें मार देता। सबसे बुरा तो तब हुआ जब वो स्कूल के कुछ बच्चों को उठा ले गया। एक ही तो मेरा बेटा था, कितने प्यार से मैं उसे रख दी थी। वो भूतिया बंदर उसे उठाकर ले गया। बहन, क्या कहूँ मैं तो उस समय को कोस रही हूँ जब मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजा था। सभी लोग बहुत ही परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस भूतिया काले बंदर से कैसे छुटकारा पाए। तब रामनगर के सबसे बुजुर्ग आदमी ने शमशान वाले बाबा के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने ये भी बोला कि पहले भी जब कभी गांव पर कोई संकट आया है, शमशान वाले बाबा ने गांव के लोगों की मदद की है। कुछ लोग बाबा के पास पहुंचे। बाबा बहुत ही बूढ़े थे, वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते थे। फिर भी वो लोगों से मिले। लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने ध्यान लगाया और कोई मंत्र पढ़ने लगे। ओम ओम ओम, प्रकट हो, संकट नाशक बंधन प्रकट हो। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि बाबा के हाथों में एक बहुत ही छोटी सी जंजीर आ गई है। ये लो, ये जंजीर। जब वो भूतिया काला बंदर आएगा तो तुम लोग इस जंजीर से उसे बांध देना। उसमें भले ही कितनी भी ताकत हो, लेकिन वो इस जंजीर को तोड़ नहीं पाएगा। जब वो इस जंजीर में कैद हो जाएगा तो तुम लोग उसे मेरे पास लेकर आ जाना। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी जंजीर में वो विशालकाय बंदर कैसे कैद होगा। उनके मन में उस जंजीर को लेकर संदेह था। भाई बिरजू, वो बंदर उतना बड़ा है और बाबा ने छोटी सी जंजीर दी है, इससे हम कैसे बांधेंगे उसे? यही सवाल तो मेरे मन में भी आ रहा है, लेकिन बाबा ने कुछ सोचकर ही तो जंजीर दी होगी ना। उसी शाम की बात है। सभी लोग अपने काम में जुटे हुए थे। तभी उन लोगों को एक औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। वो सब भागे भागे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूतिया काले बंदर ने एक औरत को पकड़ रखा है और वो उसे खाने वाला है। तभी बिरजू ने उस बंदर को ललकारते हुए कहा कि ए काले बंदर, छोड़ उसे, नहीं तो मैं तुझे इस जंजीर से कैद कर लूंगा। हाँ। उसके बाद बिरजू ने अपने हाथ में वो जंजीर निकाल ली। उस जंजीर को देखकर वो काला बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे कैद करोगे? मुझे, वो भी इस मामूली सी जंजीर से? रुको, तुम्हारी जंजीर को अभी मैं कई टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। ये कहकर वो बंदर बिरजू की तरफ बढ़ने लगा। बिरजू की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जंजीर को पकड़कर खड़ा रहा। जैसे ही बंदर ने उसके हाथ से जंजीर खींचने की कोशिश की, उस जंजीर से चिंगारी निकली। अरे, ये जंजीर तो जादुई है। बिरजू और गांव के लोगों ने उस जंजीर में भूतिया काले बंदर को कैद कर लिया और उसे लेकर बाबा के पास जाने लगे। कुछ देर के बाद वे भूतिया बंदर को लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा को देखकर वो बंदर बहुत ही गुर्राने लगा और जंजीर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मार डालूंगा, सबको मार दूंगा, छोड़ो मुझे। तू अब किसी को नहीं मार सकेगा दीपेंद्र, किसी को नहीं। जिंदा रहकर भी तूने लोगों को परेशान किया और मरकर भी वही काम कर रहा है, लेकिन अब बस, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बाबा के मुंह से दीपेंद्र नाम सुनकर सभी चौंक गए।
क्योंकि वे सभी उसे बचपन से जानते थे। दीपेंद्र बचपन से ही बहुत शैतान था। पूरा गांव उससे परेशान था। दीपेंद्र के माँ बाप भी उससे बहुत परेशान हो गए थे। उसके पिता ने 1-2 बार उसकी पिटाई भी की, लेकिन वो नहीं सुधरा। एक दिन सुबह सुबह ही 3-4 औरतें गुस्से में दीपेंद्र के घर आईं और उसके पापा से उसकी शिकायत करने लगी। देख रहे हैं हम लोगों के सूजे हुए चेहरे, आपके बेटे दीपेंद्र ने तो परेशान करके रखा है हमें। अब ऐसी भी कोई बदमाशी करता है क्या? हम सारी औरतें आज सुबह सुबह पानी भरकर आ रही थी। जैसे ही हम रास्ते में आने वाले पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, दीपेंद्र ने अपनी गुलेल से पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार दिया और भाग गया। उसके बाद तो पेड़ की सारी मधुमक्खियां हम पर टूट पड़ी। दीपेंद्र जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी बदमाशी भी बड़ों के जैसी होने लगी। कुछ सालों के बाद उसके माता पिता का भी किसी बीमारी से देहांत हो गया था, इसलिए अब वो और भी आजाद हो गया था। एक दिन की बात है, दीपेंद्र ने किसी की बाड़ी से केला तोड़ लिया और केले खाते हुए लौट रहा था। तभी रास्ते में बंदर के एक बच्चे ने उसका केला छीन लिया और भाग गया। ए रुक बे बंदर के बच्चे, मेरा केला वापस दे। जब बंदर दीपेंद्र का केला लेकर भाग रहा था, इस बंदर के बच्चे को तो मैं वो सजा दूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। दीपेंद्र गुस्से में पटाखों की लड़ी ले आया और बंदर के बच्चे को पकड़कर उसकी पूंछ में बांध दी। वो बेचारा मर गया, लेकिन बंदर की माँ ने उसे ऐसा करते देख लिया था, इसलिए वो अपने और साथियों के साथ आई और दीपेंद्र को भी मार डाला। मरने के साथ ही दीपेंद्र भूतिया काले बंदर में बदल गया। दीपेंद्र, तू जब तक जीवित रहा लोगों की मुसीबत का कारण बना रहा और मरने के बाद भी लोगों की बद्दुआएं ले रहा है। तुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। तूने एक निरीह जानवर को मार दिया। तू हमेशा ऐसे ही भटकते रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, नहीं तो पता नहीं तू और कितनों को मारेगा। उसके बाद बाबा ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली और कोई मंत्र पढ़ने लगे। पल भर में भूतिया बंदर का आकार चींटी के समान हो गया। बाबा ने अपनी डिब्बी में उसे कैद कर लिया और उस डिब्बी को जमीन में गाड़ दिया। उस दिन के बाद भूतिया काला बंदर के आतंक से सबको मुक्ति मिल गई।